नमस्कार साथियों। बिहार में जो कुछ हलचल हुआ है या जिस तरह से नीतीश कुमार ने यह फैसला किया कि अब पटना छोड़कर वो दिल्ली शिफ्ट होंगे और पटना की पॉलिटिक्स में अपने बेटे को लॉन्च करेंगे, क्या ये फैसला वो सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, मतलब खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं, या नीतीश कुमार के ऊपर कोई दबाव है? बीजेपी को नीतीश कुमार ने घुमा दिया है या बीजेपी ने नीतीश कुमार को घुमा दिया है? वजह क्या है अचानक इतने बड़े फैसले का? 2025 में जिन नीतीश कुमार के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया और नारा दिया गया 2025 फिर से नीतीश, उन्हीं नीतीश कुमार के साथ 3 महीने में ऐसा हुआ क्या कि उनको दिल्ली जाना पड़ रहा है? हम इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, इनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद जुड़ रहे हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपको यह फैसला पहली बार जब आपने सुना तो आपको क्या लगता है, क्या नितीश कुमार ने इस फैसले को हंसी खुशी कबूल कर लिया है या इसके पीछे कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है? आखिर अचानक 3 महीने में ही पटना से दिल्ली शिफ्ट होने का राज क्या है? अनुपम, मैं आपको याद दिला दूं कि अमूमन जब बिहार की खबरें होती है तो हम देखते हैं कि ये खबरें बिहार से ब्रेक की जाती है, यानी कि बिहार का कोई पत्रकार जो है वो जेडीयू के हवाले से या बीजेपी के हवाले से, खासतौर पे जो नीतीश कुमार को लेकर जो खबरें होती है वो अमूमन पटना से ही ब्रेक होती है। नीतीश कुमार अगर पलटी मारने वाले हैं तो वो खबरें बिहार से ब्रेक हुआ करती थी, पटना से ब्रेक हुआ करती थी। लेकिन इस बार हुआ क्या है, इस बार ये खबरें दिल्ली से आई हैं पटना। संजय झा दिल्ली से पटना उड़े और ये खबरें भी दिल्ली से पटना आई। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये फैसला पटना में नहीं लिया गया है, ये फैसला दिल्ली में लिया गया है। ये होना था, ये तय था, ये सबको पता था। जो अनुपम, हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये जब बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था उस समय के लिए समय मुकर्रर किया गया था कि विधानसभा सत्र के दौरान इस चीज को किया जाएगा। मतलब उसकी स्क्रिप्ट जो पहले लिखी गई थी वो उस अनुकूल लिखी गई थी कि बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान ये ऐसी चीजें होंगी। लेकिन किसी कारणवश वो हो नहीं सका। उसके पीछे की क्या कहानी है वो तो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो भी ये लगा हुआ कि ये जो समय है, होली का समय, चूंकि होली में मीडिया के लोग भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा खबरों से थोड़ा सा छिटक जाते हैं या खबरों से लोगों का ध्यान अटक जाता है। तो ये समय लगा होगा कि ये सही समय है शायद। कहते हैं ना कि यही समय है, सही समय है राजनीति में, तो शायद सही समय होगा बीजेपी के स्क्रिप्ट के हिसाब से। तो ये सही समय लगा मोदी और शाह की जोड़ी को कि ये सही समय है जहां पर नीतीश कुमार से बीजेपी के पास जो पावर है वो शिफ्ट किया जा सके। और शायद इसीलिए वो समय चुना गया। जब संजय झा दिल्ली से पटना के लिए उड़ते हैं तो वो अपने एक करीबी पत्रकार को इसकी एक भनक देते हैं। और आप समझिए कि जब ये खबरें दिल्ली से पटना पहुंची तो जितना वक्त 1-1.5 घंटे का वक्त लगा होगा संजय झा को दिल्ली से पटना आने में, उतना ही वक्त लगा इस खबर को। अगर होली का दिन नहीं होता अनुपम, तो ये खबरें कल ही बहुत ज्यादा उसको तरजीह दी जा रही होती। अच्छा, मुझे एक चीज मोटे तौर पर मैं समझना चाहता हूं कि ये डील, अब इसको तो डील ही कहा जा रहा है अभी तक, ये डील कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ें, निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाए और नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाएं, मुझे लगता है, जहां तक मेरी समझ है, नीतीश कुमार ने खुद तो नहीं की होगी, तो फिर कौन करने वाला था ये? देखिए, ये जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है उसने डिसाइड किया। और नीतीश कुमार के जो भी करीबी लोग हैं उनकी कोई ना कोई चाबी जो है वो अभी बीजेपी के पास है। चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे जो नीतीश कुमार के निजी सचिव है उनकी हम बात कर ले, उन सब की चाबी जो नीतीश कुमार के जो करीबी हैं डीके, उन सब की जितने भी नीतीश कुमार के करीबी है, आरसीपी सिंह के शब्दों में कहें तो जो भुजा पार्टी के सदस्य है वो भी, और जो उनके करीबी अधिकारी हैं या जो उनके करीबी लोग हैं, उन सब की कोई ना कोई कुंडली बीजेपी के पास है। और बीजेपी ने इसके लिए नीतीश कुमार को तैयार किया। कल शाम तक ये बातें आ रही थी कि इसके लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं है कि वो राज्यसभा जाए। और हम सब ने देखा कि पिछले 1-2 साल से नीतीश कुमार मीडिया से पूरी तौर पे कट गए। जो भी संवाद करना होता, चाहे चुनाव के दौरान किसी तरह का संवाद करना हो, कोई घोषणा करनी हो, वो सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा ही की गई है। और इससे पहले क्या होता था कि इससे पहले सोशल मीडिया को नीतीश कुमार उतना तरजीह नहीं देते थे। नीतीश कुमार कई बार सोशल मीडिया का आपको ध्यान में होगा कि मजाक उड़ाते भी नजर आते हैं कि हम जो है वो मोबाइल नहीं देते, मोबाइल
जो है वो खराब चीज है, दुनिया खत्म हो जाएगी, इस तरह की बातें। लेकिन जो नीतीश कुमार सोशल मीडिया के को बहुत ज्यादा नहीं चाहते, वो अपनी घोषणाएं, अपनी बातें वो सोशल मीडिया के माध्यम से करे। और जो एग्जिट प्लान है नीतीश कुमार का, को बिहार से एग्जिट करने का प्लान है, अब अनुपम हम देखते हैं कि जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो जो व्यक्ति संन्यास ले रहा हो, तो हम इसको संन्यास ही कह रहे हैं। नीतीश कुमार अब जो शब्द लिखा कि नीतीश कुमार मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे, यानी कि इनको भी मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। तो जो इस तरह की बातें होती है, अमूमन हम देखते हैं कि वो व्यक्ति आके खुद अपनी भाई मीडिया में आके इंटरव्यू के माध्यम से अपनी बातें रखता है। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में जानकारी कौन दे रहे हैं? नीतीश कुमार के बारे में जानकारी दे रहे हैं अमित शाह। जब वो पटना पहुंचे तो वो मीडिया एजेंसी को जो है वो बयान दे रहे हैं और नीतीश कुमार के कार्यकाल का गुणगान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया, उनके एग्जिट को लेकर को वो जस्टिफाई करने की अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें बताती है कि इसकी स्क्रिप्ट जेडीयू ने या नीतीश कुमार ने नहीं लिखा होगा। इसलिए आपने देखा कि आज पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर जेडीयू के कार्यकर्ताओं का आक्रोश उठा। और अच्छा, ये जेडीयू के ये जो भूजा पार्टी का आपने जिक्र किया, तो हमारे चूंकि दर्शक ज्यादातर उत्तर प्रदेश वाले हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ इस भूजा पार्टी के मेंबर कौन कौन लोग हैं और ये सत्ता हस्तांतरण में इस भूजा पार्टी का क्या रोल है? देखिए, आरसीपी सिंह ने आपको ध्यान में होगा कि कुछ समय पहले आरसीपी सिंह के भी जेडीयू में वापस आने की बातें हो रही थी और लगा जो ललन सिंह हो या संजय झा हो, उनको लगा क्योंकि आरसीपी सिंह से बमुश्किल उन्होंने पीछा छुड़ाया है, क्योंकि पिछली बार जब केंद्रीय मंत्री बनने का मौका आया तो ललन सिंह मुंह देखते रह गए, आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए। अब जब बातें आई कि और आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का राजनीतिक वारिस भी माना जा रहा था, तब ये लगा कि आरसीपी सिंह फिर वापस आएंगे, तो इस चीज को हटा दिया गया और आरसीपी सिंह ने ही ये भूजा पार्टी बताई, जिसमें कि ललन सिंह है, जिसमें संजय झा है, अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, जो नीतीश कुमार के जो कथित जो भूजा पार्टी है उसके ये सदस्य है, जो नीतीश कुमार के कोर है। और इन सब के आप पटना में जो इन 4 नेता संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय गांधी, इन सब के खिलाफ उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष, हालांकि उमेश कुशवाहा की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष है, जो संजय गांधी है, जो जिनकी एक तरीके से कहा है कि वो डायरेक्ट एंट्री है एक अने मार्ग में मुख्यमंत्री आवास में, इन 4-5 नेताओं के खिलाफ गुस्सा फूटा कि अगर इस तरह की कोई बातें थी तो उनको क्यों नहीं बताया गया। और ये अगर आप जेडीयू के किसी भी विधायक या मंत्री से बात करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड तो वो अपनी भावनाएं बताएंगे, क्योंकि आप अनुपम देखिए कि उनकी राजनीति खत्म हो गई। अब नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो गई। जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज से 3 महीने पहले ये कहा करते थे कि अमित शाह अंकल से बात हो गई है, मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे, पापा ही बनेंगे। अब 3 महीने में ही ऐसा क्या बदल गया और निशांत कुमार का अब तक बयान है और निशांत कुमार के नाम की चर्चा। और अनुपम आप देखेंगे कि निशांत कुमार के नाम की चर्चा कहां से शुरू हुई? मनीष वर्मा जो मुख्यमंत्री के एक और करीबी है, तो वो सीन से गायब नजर आ रहे हैं इन सारे प्रकरण में, वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ, नजर नहीं बता रहा हूं, इसके पीछे बता रहा हूं कि जब ये पूरा मामला शुरू हुआ राज्यसभा के 2 सीटों को लेकर, तो ये सबको पता था कि जो है वो कर्पूरी ठाकुर के बेटे जो है वो रामनाथ ठाकुर, उनका टिकट नहीं कटेगा क्योंकि वो केंद्र में मंत्री था और वो दलित है, तो उससे कोई छेड़खानी हो नहीं सकती है। हरिवंश उनका पत्ता कटेगा, लेकिन उनके जगह ऐसा लगा कि मनीष वर्मा तो नहीं आ रहे हैं और मनीष वर्मा को लेकर ललन सिंह और संजय झा में एक सुरक्षा की भावना है, क्योंकि जिस तरह का सॉफ्ट कॉर्नर आरसीपी सिंह को लेकर नीतीश कुमार को था, चूंकि दोनों एक ही जगह के हैं और एक ही जाति के हैं, तो यही ललन सिंह और संजय झा को यही डर सताने लगा कि कहीं मनीष वर्मा अगले आरसीपी सिंह तो नहीं बन जाएंगे। तो इसलिए जो है वो अचानक से निशांत कुमार के नाम की चर्चा होने लगी और दिल्ली से लेकर पटना तक उनको लेकर खबरें प्लान की जाने लगी, बनाई जाने लगी, या जो भी कहिए, सब लोग कहने लगे कि ये वक्त आ चुका है निशांत। अब ऐसा कौन सा वक्त आ गया कि 3 महीने पहले निशांत कुमार, जब बिहार का विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो निशांत कुमार जो है वो जेडीयू के लिए बहुत जरूरी नहीं होते हैं, लेकिन 3 महीने बाद जेडीयू के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। दिलचस्प ये है कि विजय चौधरी जैसे नेता इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं, ललन सिंह जैसे नेता इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, संजय झा जैसे नेता इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं।
कि निशांत को ले आइए अब देखिए, अब अनुपम, आप देखेंगे कि एक वक्त ललन सिंह भी बहुत समय तक नीतीश कुमार से दूर थे, उन्होंने वो नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ के भी गए हैं। विजय चौधरी है, वो भी कांग्रेस से जेडीयू में आए। संजय झा वो बीजेपी से जेडीयू में आए। मतलब एक नैसर्गिक जो कहा जाएगा कि जो जेडीयू के साथ हो या नीतीश कुमार के साथ हो, जो नीतीश कुमार के कोर टीम हो, जो नीतीश कुमार के संघर्ष के साथ, अशोक चौधरी है वो भी कांग्रेस से जेडीयू में है। तो एक जो नेचुरल होगा, जिसको कहा जाएगा कि नीतीश कुमार जैसा, एक नेचुरल आरसीपी सिंह को मान सकते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह केंद्र में जब नीतीश कुमार मंत्री थे उस वक्त से नीतीश कुमार के साथ लगातार रह रहे। मनीष वर्मा भी उसी तरीके से लगातार नीतीश कुमार के साथ रहे। तो ये खतरा मंडराने लगा कि मनीष वर्मा जो है वो अगले आरसीपी सिंह हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत में जो है वो निशांत कुमार के नाम की चर्चा की गई, और उस बात की लगभग कल से पहले अगर आप करें तो उस बात को लेकर मुहर भी तो कहां है इस वक्त मनीष वर्मा, कहां है वो? इस फ्रेम में है कि नहीं है? पार्टी में किस हैसियत में है अभी? नहीं, मनीष वर्मा पार्टी में है, लेकिन अभी देखिए कि मनीष वर्मा वो लिंक नहीं है जो कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से बात करता है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व संजय झा और ललन सिंह से उनकी बात होती है। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, अगला सीएम कौन होने जा रहा है? क्या सम्राट चौधरी होंगे या कोई और चेहरा बीजेपी ने तय किया है? देखिए, बीजेपी सरप्राइज करती रही है और इसमें सरप्राइज कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन मुझे जो लगता है कि अनुपम, जिस तरीके से जेडीयू के जो नेता कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, तो जो नीतीश कुमार ने जो लव कुश समीकरण बनाया बिहार में, तो मुझे इसकी संभावना शुरुआत में ये लग रहा था कि बीजेपी इस तरह का कर सकते हैं कि कोई नए चेहरे को प्रोजेक्ट कर दे मुख्यमंत्री के तौर पे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद जेडीयू के कार्यकर्ताओं का विरोध सामने आया है, तो मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि जो नीतीश कुमार का लव कुश समीकरण है, उस लव कुश समीकरण में ही सम्राट चौधरी आते हैं। तो मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि सम्राट चौधरी का पत्ता कटेगा। सम्राट चौधरी को आपको याद होगा कि अमित शाह ने पहले भी जब उनके लिए प्रचार करने गए थे बिहार विधानसभा चुनाव में, तो अमित शाह ने सम्राट चौधरी के चुनाव प्रचार के दौरान उनके विधानसभा क्षेत्र में कहा था कि इसको बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। बड़े आदमी तो उस समय भी थे, वो डिप्टी सीएम थे, लेकिन बहुत बड़ा आदमी आने का वक्त मुझे लगता है कि शायद आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अभी सम्राट चौधरी बाकी के मुकाबले सबसे ज्यादा आगे है। बीजेपी अप्रत्याशित फैसले लेती है, तो अगर कुछ ले तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि लव कुश समीकरण फिलहाल अभी छेड़ने का वक्त नहीं है। बीजेपी इस चीज को समझ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको क्या लगता है नीतीश कुमार ने जो ये फैसला किया है कि वो पटना छोड़कर, बिहार छोड़कर दिल्ली जाएंगे, इसके पीछे कोई दबाव है या उन्होंने मन से लिया है? आपके जो विचार हो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।